हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट और हम 4 प्रॉपर्टीज पढ़े थे डिटर्मिनेंट का। आज हम और 4 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमें प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो वो सारा हमें अच्छे तरीके से आने लगे। मैं आज बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैं सारों प्रॉपर्टीज जो लास्ट क्लास में पढ़े थे हम उसको रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद नए 4 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक हम डिटर्मिनेंट चैप्टर में डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपैंड किया जाता है, एक्सपेंशन मेथड, उसके बाद हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में पढ़े, उसके बाद हम सरस एक्सपेंशन मॉडल के बारे में पढ़े, सरस एक्सपेंशन मेथड जहां पर हम वो रिपीट करते हैं C1 C2 को, बाद में फिर से आफ्टर C3 फिर से C1 C2 लिखते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। सरस एक्सपेंशन जो लास्ट क्लास में हम पढ़े थे। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शुरू किए थे, 4 प्रॉपर्टीज पढ़े थे। आज हम ये 4 प्रॉपर्टी प्लस और 4 प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ेंगे, टोटल 8 प्रॉपर्टी होता है। आ जाओ चारों प्रॉपर्टी को रिवाइज करते हैं एक बार फटाफट से। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था? इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट कंसिस्ट ऑफ जीरो ओनली, अगर किसी रो या कॉलम में सिर्फ जीरो है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। जैसे यहां पर ये R2 है, R2 में देखो खाली जीरो है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? ए डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। चाहे तुम किसी भी तरीके से सॉल्व कर दो, आंसर जीरो ही आएगा। अगर किसी पूरे कॉलम के सारे एलिमेंट में या रो के सारा एलिमेंट जीरो है तो आंसर क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़े थे, इफ एनी टू और रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, कोई दो रो या कॉलम सेम है, आइडेंटिकल है, तब भी आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, जैसे यहां पर R1 और R2, देखो ये R1 है 1 2, ये R2 है 1 2, दोनों क्या है? आइडेंटिकल। R1 इक्वल्स टू R2, तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, तो जब भी रो या कॉलम आइडेंटिकल होंगे तब जीरो होगा आंसर। तीसरा हम पढ़े थे, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इवन इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड। जब हम रो या कॉलम को इंटरचेंज कर दें, R1 R2 C1 C2, अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें 1 2 3 4, ये था हमारा, मैं इसको इंटरचेंज कर रहा हूं 1 3 2 4, तो इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, रोज विल बिकम कॉलम्स, कॉलम्स विल बिकम रोज, ऐसा घुमा दिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट को क्या किए? ऐसा घुमा दिए, घुमा दिए तो आंसर क्या होगा? सेम ही रहेगा, आंसर में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टी था। चौथा प्रॉपर्टी जो था वो था हमारा, इफ एनी टू एडजेसेंट रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, अगर किसी रो या कॉलम को हम इंटरचेंज करें तो उसमें आंसर तो सेम रहेगा, बस सिंबल जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे C1 C2 R1 R2 1 2 3 4, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। अगर मैं इसमें C1 को C2 और C2 को C1 में ले जाऊं, ये दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दूं, तो क्या होगा? 2 4 1 3, है ना? रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 तो R1 R2 तो वही है, दो एलिमेंट है, लेकिन C1 C2 क्या हो गया? इंटरचेंज हो गया। तो आंसर क्या आएगा? इसका जो आंसर है और इसका जो आंसर है उसमें एक माइनस लग जाएगा, बस सिंबल बदल जाएगा। एक बार इंटरचेंज करोगे माइनस लगेगा, फिर एक और बार इंटरचेंज करोगे फिर से एक माइनस लगेगा, तो दो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा रिटर्न। ठीक है, तो अगर तुम दो बार इंटरचेंज करते हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम कर सकते हो। ये 4 प्रॉपर्टीज हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, है ना? अब आगे चलते हैं, आज के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। आज है प्रॉपर्टी नंबर 5। क्या था प्रॉपर्टी नंबर 5? ये तो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, ये है प्रॉपर्टी नंबर 4, ये है प्रॉपर्टी नंबर 5। आ जाओ, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। If every element in any row or column consists of a sum or difference of two quantity, then the determinant can be expressed as the sum or difference of the two determinant of the same order। अब ये लैंग्वेज वाइज तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये समझ में तब आएगा जब मैं तुम्हें एग्जांपल देके कराऊंगा। मान लो ये एक डिटर्मिनेंट है, यहां पर फर्स्ट एलिमेंट है 2 + 3, सेकेंड एलिमेंट है R1, तीसरा एलिमेंट है 7 + 1 और ये है 6। सर ये ऐसे क्यों दिया है? 2 + 3 प्लस करके 5 ही लिख देता, 7 + 1 ऐसे क्यों दिया है? प्लस करके
8 ही लिख देता डायरेक्टली। ये न्यूमेरिक है बोल के तुम्हें ऐसा लग रहा है ना, मान लो ऐसा होता तो x1 प्लस x2 और 5, x3 प्लस x4 6। बताओ अगर ऐसा होता तो क्या x1 x2 को तुम प्लस कर सकते हो? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसको दो डिटर्मिनेंट में डिवाइड करूंगा। कैसे डिवाइड करूंगा? देखो, अगर कभी इस तरीके का सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करेंगे, x1 5, x3 6, इसका पहला एलिमेंट और ये, इसका पहला एलिमेंट और ये, इसका डिटर्मिनेंट प्लस, ये बीच में प्लस था ना, तो प्लस क्या करेंगे, x2 5 एंड x4 5 6। इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। मतलब ये तो कॉमन रहेगा दोनों में, यहां पर भी और यहां पर भी, ये एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा, ये एक दूसरा डिटर्मिनेंट बन जाएगा। बात समझ में आया? जैसे नीचे देखो, नीचे 3/3 का दिया हुआ है, हम इसको क्या कर सकते हैं, इस C1 और ये दोनों को लेकर एक डिटर्मिनेंट बना दिए C2 C3, और एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे इसको लेकर और ये दोनों को लेकर। तो इससे क्या होगा, दोनों को प्लस करेंगे, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 1 1 5 3 3 6 2 2 7, मतलब C1 C2 C3। देखो ये C1 ये C2 ये C3, प्लस साथ में एक और लिखूंगा मैं 2 6 4 1 3 2 और 5 6 7। सर ये दोनों तो दो दो बार रिपीट हो गया, हाँ होगा ना, C2 C3 यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा, सेम रहेगा। लेकिन C1 को हम दो पार्ट में डिवाइड करके दो अलग अलग डिटर्मिनेंट लिखेंगे, बीच में जो सिंबल आएगा वो यहां पर जो सिंबल है वही आ जाएगा। बात समझ में आया? तो इसका जो आंसर होगा और इसका जो आंसर होगा दोनों सेम होगा, यही बोलना चाहता है। तो तुम डिटर्मिनेंट को कंबाइन भी कर सकते हो और उसको डिवाइड भी कर सकते हो। अगर C2 C3 सेम है दो डिटर्मिनेंट में, तो तुम इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हो, डायरेक्टली प्लस करके भी लिख सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो या अलग अलग भी कर सकते हो। यहां पर देखो दिया हुआ है, तुम्हें वही चीज दिया है, देखो ये दोनों तो बार बार रिपीट हुआ और इसको हम क्या कर दिए, अलग कर दिए, तो इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर होगा सेम होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 6। अभी तक हम 5 प्रॉपर्टी पढ़े, 4 पिछले क्लास वाला, आज की क्लास में 1 प्रॉपर्टी पढ़े। मेरे हिसाब से सबको प्रॉपर्टी समझ में आ गया। मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, उससे तुम्हें और थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगा प्रॉपर्टीज को लेकर। ठीक है, अभी मैं बात करता हूं प्रॉपर्टी नंबर 6 के बारे में। क्या बोलता है प्रॉपर्टी नंबर 6? इफ ईच डिटर्मिनेंट इन अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट, एक रो या कॉलम को किसी एक कांस्टेंट नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, सर यहां पर देखिए आप, हम एक काम करते हैं, किसी रो या किसी कॉलम को हम एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो सेम आएगा। जैसे यहां पर क्वेश्चन दिया है सर, a डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 4 5 9 और 7। मैं एक काम करता हूं, दोनों तरफ एज पर बुक जो इसने किया है वो तुम्हें करके दिखाता हूं। 3 मल्टीप्लाई कर देता हूं, कर सकता हूं, मैथ्स का रूल है, LHS और RHS में सेम नंबर तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 3 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या होगा, 3a का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, ये 3 क्या होगा, किसी भी रो या कॉलम के साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा, ऑल एलिमेंट्स में नहीं होगा, किसी भी एक रो या कॉलम में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि ये बुक वाला किया है R1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 12 15 9 7, खत्म। ठीक है, इस तरीके से तुम कर सकते हो, 3a इक्वल्स टू 12 15 9 7, डायरेक्टली हो गया काम। ठीक है, या फिर तुम चाहो तो इसको अलग तरीके से भी कर सकते थे, 3 इंटू ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू C1 में मल्टीप्लाई कर सकते थे, जैसे कि ये हो जाएगा 12 और ये 9 3 जा 27 और ये 5 और ये 7, बस इस तरीके से भी कर सकते थे तुम चाहते तो, तुम्हारा मर्जी है, तुम किसी भी तरीके से फॉलो, कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हो, तुम्हें जैसा अच्छा लगे। ठीक है, क्लियर है बात? या C2 के साथ चाहो तो C2 के साथ कर दो, R2 के साथ चाहो तो R2 के साथ कर दो, किसी भी एक रो या एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, डबल नहीं करना है, सभी एलिमेंट के साथ नहीं करना है, एक रो या एक कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, मैं अगर चाहता तो क्या मैं ऐसा कर सकता था, क्या मैं कॉमन भी ले सकता हूं?
ए डिटर्मिनेंट मान लो मुझे दिया हुआ है 2439, मैं चाहता हूं 2 कॉमन लेना, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, इससे 2 बाहर निकाल सकता हूं? हाँ सर निकाल सकते हो। ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, ये दोनों में से एक तो 2 को बाहर निकाल दो, क्या बचेगा 1 2, डिवाइड कर देंगे ना 2 से, एक तो 2 सामने आ गया 3। अच्छा एक 3 भी निकाल दो सर, एक 3 भी निकाल देता हूं, तो मैं इसको और फर्दर क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2, 3 1 जा 3 3 जा, ऐसा भी लिख सकता हूं। तो मेरे को अगर यहां पर रिटर्न पहुंचना है तो ये 2 को R1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 3 को R2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, सेम जगह में पहुंच जाऊंगा। मैं ऐसा भी कर सकता हूं। तो प्रॉपर्टीज को तुम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। हम जब क्वेश्चन करेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि हम प्रॉपर्टीज को कितने डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज से यूज करेंगे और हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे जो हमें क्वेश्चन में बोला होगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। यहां पर देखो करके दिखाया एक और, ये रहा देखो 5 मल्टीप्लाई किया, तो LHS में K की जगह 5 लिया और RHS में 5 लिया, इस एलिमेंट को सभी को 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, जो आंसर आएगा वो भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपली इजी है बहुत, मतलब LHS में 5 RHS में 5, दोनों तरफ 5 5 मल्टीप्लाई करके काम कर लिए, हो जाएगा काम। ठीक है, इजी है। आगे चलें, पॉइंट नंबर 7, आखिरी दो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7 एंड प्रॉपर्टी नंबर 8। चलो प्रॉपर्टी नंबर 7, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड if each element of any particular row or column of the determinant, the equimultiple of corresponding element of one or more row or column be added or subtracted। इसका मतलब क्या है, अगर हम किसी भी रो या कॉलम में हम अगर, जैसे एग्जांपल देकर मैं समझाता हूं, मैं रो या कॉलम का, मैं ये बुक वाला एग्जांपल ही तुम्हें समझाता हूं। ठीक है, मान लो ए डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है 2 5 6 8, अगर मैं इसमें कोई भी रो या कॉलम को लूं और दूसरे रो या कॉलम का मल्टीपल्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट करूं, जैसे एग्जांपल बुक वाला क्या किया है, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज C1, दिस इज C2। बुक वाला क्या किया है, R1 को ट्रांसफॉर्म किया, कैसे ट्रांसफॉर्म किया, R1 को चेंज किया R1 प्लस 2R2, R1 प्लस 2R2 मैं, ये क्या हो गया सर, हाँ देखो ध्यान से समझो, दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। हम क्या करते हैं, जब भी किसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होता है और वो डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो पाता है, तो हम वहां पर हेल्प लेते हैं इन प्रॉपर्टीज का। जैसे मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, वहां पर दिखाऊंगा कि हमें बोलेगा सॉल्व डिटर्मिनेंट विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज, हमें प्रॉपर्टीज लगा लगा कर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, हमें एक्सपेंशन मेथड से नहीं करना है, हमें सरस एक्सपेंशन से भी नहीं करना है, हमें क्लियरली बोला जाएगा प्रॉपर्टीज को यूज करके करो। तो वहां पर हम क्या करेंगे, इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ताकि हम वैल्यूज को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर दें, या तो एक रो को जीरो कर दें या तो एक कॉलम को जीरो कर दें। इससे होगा क्या, हमें पता है प्रॉपर्टी नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर किसी रो या कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो होता है तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो यहां पर बोला अगर तुम किसी रो को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो या कॉलम को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो किसी और रो या कॉलम के मल्टीपल के साथ, जैसे 2 मल्टीपल है, R2 का 2 गुना मैं ऐड कर रहा हूं R1 में, तो आंसर सेम ही आएगा। जैसे यहां पर क्या बोला, ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 2 प्लस पहला एलिमेंट प्लस 2 इंटू 6 और दूसरा एलिमेंट है 5 प्लस 2 इंटू 8 और ये है तो 6 है, ये 8 है। अगर हम ऐसा लिखेंगे, क्या किया मैं, R1 को चेंज किया R1 प्लस 2 इंटू R2, R2 का जो वैल्यू है, सेम यहां पर अप्लाई, R1 को चेंज किया R1 प्लस 2 इंटू R2। बात समझ में आया। तो रो नंबर 1 को हम ट्रांसफॉर्म किए R1 प्लस 2 R2 में, तो इसका जो आंसर होगा सॉल्व करोगे और इसका जो आंसर होगा दोनों सेम आएगा। तुम चाहो तो माइनस भी कर सकते हो, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो,
तो इस तरीके का जब तुम काम करते हो ट्रांसफॉर्मेशन का, तो आंसर क्या आता है, सेम आता है। वही चीज है हमारा प्रॉपर्टी। अब पढ़ो प्रॉपर्टी को। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड if to each element of any particular row or column of a determinant, the equimultiple of corresponding element of one or more row or column be added or subtracted। अगर किसी और कॉलम या रो के मल्टीपल को तुम ऐड या सब्सट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन और है, 3/3 डिटर्मिनेंट का तुम्हें दिया हुआ है। मैं इसको मिटा देता हूं। यहां पर एक 3/3 डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। डी डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 4, 16, 5, 3, 12, 7, 2, 8, 8। मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, C2 इक्वल्स टू, अपने मन से बना रहा हूं, ठीक है, तुम चाहो कुछ भी बना लो चलेगा, C2 माइनस C1, 2C1, 3C1, 5C1, कुछ भी कर सकता हूं। इसका कोई भी मल्टीपल ले सकता हूं। मैं खाली C1 लिया, मतलब ये 1 इंटू C1 है। तुम 2 इंटू C1, 3 इंटू C1, 4 इंटू 5 इंटू कुछ भी ले सकते हो तुम्हारे मर्जी से। तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं। ये तो वही रहेगा 432, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा लास्ट वाल, इसमें क्या आ जाएगा, 16 माइनस 4, 12 माइनस 3 और 8 माइनस 2, और ये क्या आ जाएगा 5, 7, 8। ठीक है। अच्छा मैं एक काम करूं, इसको ऐसा ऐसा करूंगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा सही है। मैं थोड़ा सा और इसमें लॉजिक लगाता हूं। मैं एक काम करता हूं, इंटू 4C1 कर देता हूं। ठीक है, 4C1, बात समझ में आया। तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 16 माइनस 4 इंटू 4, 12 माइनस 3 इंटू 4 और 8 माइनस 2 इंटू 4। आंसर क्या आएगा बताओ। देखो एक बार में डिटर्मिनेंट सॉल्व हो गया, तुम्हें वो एक्सपेंशन मेथड से इतना बड़ा बड़ा एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। ये 12, 7, 8, 8, फिर दूसरा 16 इंटू प्लस माइनस 16 इंटू ये, फिर प्लस इतना इंटू ये, ऐसा बड़ा बड़ा एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है। एक प्रॉपर्टी लगाया, प्रॉपर्टी के बाद देखो आंसर आ जाएगा अभी डायरेक्टली, 4, 3, 2, ये 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, 5, 7, 8। बताओ किसी भी रो या कॉलम का सब एलिमेंट जब 0 होता है तो फाइनल आंसर क्या होता है, काम खत्म, फाइनल आंसर 0 हो गया। एक लाइन में खत्म हो गया। तुम एक्सपेंशन मेथड लगाते रहते, सारे एलिमेंट को एक्सपैंड करते या बाकी चीजों को एक्सपैंड करते, उतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। प्रॉपर्टी क्यों यूज करते हैं, समझ में आया, ताकि हम डिटर्मिनेंट को, बड़े से बड़े डिटर्मिनेंट को शॉर्टकट में सॉल्व कर पाए। अभी मैं तुम्हें बहुत सारा सॉल्व करके भी दिखाऊंगा आज की क्लास में। ठीक है, चलो आखिरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8 में चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 हमें क्या सिखाता है, प्रॉपर्टी नंबर 8 हमें सिखाता है कि तुम एक काम, आखिरी काम और कर सकते हो। क्या है, इफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर by the cofactor of the corresponding element of any other row or column, then the sum of the product thus obtained will be 0। ये क्या बोला सर, अगर तुम किसी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करते हो, ये बोलता है कि अगर तुम किसी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करते हो किसी और रो या कॉलम के कोफैक्टर के साथ, तो आंसर क्या आता है, 0। और उसका सम करते हो तो 0 आता है। मतलब वही चीज बोलना चाहता है। जैसे यहां पर दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज C1, दिस इज C2। मैं क्या कर रहा हूं, R1 इंटू को फैक्टर ऑफ R2। ठीक है, R1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं को फैक्टर ऑफ R2 के साथ। तो को फैक्टर ऑफ R2 क्या क्या है, यहां पर सॉल्व किया है। देखो को फैक्टर तो तुम्हें निकालना आता ही ऑलरेडी, -1 का स्क्वायर, 2 1 है। ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 7 इक्वल्स टू -1 इंटू 7, -7 एक आ गया, एक 4 आ गया। ठीक है, को फैक्टर निकालना तुम्हें आता है, मैं ऑलरेडी माइनर्स एंड को फैक्टर्स तुम्हें सिखा चुका हूं। ठीक है, जैसे माइनर निकालते हैं वही होगा, बस सिंबल बदल जाएगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं, -1 का क्यूब होगा ये। ठीक है, दिस विल बी क्यूब एंड दिस विल बी पावर 4। ठीक है,
ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है और कुछ भी नहीं। तो ये -1 आएगा और ये आ जाएगा 2 × 4 + 1 × 4। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करने में। तो आंसर आ जाएगा कोफैक्टर का C1, कोफैक्टर ऑफ 2 1 आ गया -7, कोफैक्टर ऑफ 2 2 आ गया 4। तो दोनों कोफैक्टर आ गया, इसका कोफैक्टर और इसका कोफैक्टर, दिस एंड दिस। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 × -7 + 7 × 4। देखो आ गया -28 + 28 = 0। तो कभी भी हम किसी भी रो या कॉलम को किसी और रो या कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 0। ये ध्यान रखना है बस। 3/3 में भी सेम है, ठीक है। 3/3 में भी अगर तुम किसी और के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जैसे देखो यहाँ पर तीनों कोफैक्टर्स निकाल दिया है, C1 C2, ये हमारा कॉलम नंबर 2 का कोफैक्टर है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया कॉलम नंबर 1 के साथ, फाइनल आंसर विल बी 0। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8 प्रॉपर्टीज हमारे पास है और मैं चाहता हूं 8 तुम्हें हमेशा याद रहना चाहिए। प्रॉपर्टीज हमेशा के लिए याद कर लो। प्रॉपर्टीज ऐसा है कि तुम्हें हर जगह अप्लाई करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो तुम्हें वहां पर प्रॉपर्टीज ही लगाना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज के बिना तुम उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। आ जाओ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन ऑन यूज ऑफ द प्रॉपर्टीज, जहां से मुझे एक्सपेक्टेशन है क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। मेरे पास देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तुम देखोगे तो इलस्ट्रेशन 1 2 3 एक्सरसाइज में इतने सारे क्वेश्चंस हैं। क्लास में ये सारा क्वेश्चन करवा पाना, देखो कितना इलस्ट्रेशंस लेकर आया हूं मैं, 15 ठो इलस्ट्रेशन लेकर आया हूं और हर में बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन क्लास में करवाने से आने वाला 5 से 6 क्लासेस लगेगा सभी क्वेश्चन को खाली करवाने में, ठीक है। तो इसीलिए मैं 2-3 क्वेश्चन अभी क्लास में करवा रहा हूं आज के क्लास में। उसके बाद बाकी क्वेश्चंस का मैं विथ क्वेश्चन सॉल्यूशन मोबाइल ऐप में अपलोड करूंगा, तो मोबाइल ऐप में जाकर उसको कर सकते हो एक्सेस। हर एक एक्सरसाइज का, जितने भी बुक के एक्सरसाइजेस हैं, वो एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चंस हैं उसका जो सॉल्यूशन है, डिटेल्ड सॉल्यूशन, वो भी मैं मोबाइल ऐप में अपलोड करने वाला हूं, ठीक है। तो जो भी बच्चे ये वाले सीरीज से क्लासेस कर रहे हैं उनको बुक का अगर सॉल्यूशन चाहिए, मतलब बीएमएस जो है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, उसके बुक का एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस चाहिए, तो वो सॉल्यूशंस भी तुम्हें मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं पर अटक गए, तुम्हें क्वेश्चंस देखना है, सॉल्यूशन देखकर जाना है एग्जाम में, वो सब कुछ मोबाइल ऐप में अवेलेबल होगा। मोबाइल ऐप में जाकर तुम वो सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। हम मोबाइल ऐप में इसीलिए फीचर रखे हैं बिकॉज YouTube पर PDF अपलोड करने का ऑप्शन नहीं होता। हम चाहकर भी ये नोट्स को YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। YouTube में खाली वीडियो ही अपलोड होता है और वीडियो अपलोड होगा तो नोट्स कहाँ डालें। इसीलिए हम लोगों ने मोबाइल एप्लीकेशन बनाया और उस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर सारी चीजें हम तुम्हें अवेलेबल करवा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो आ जाओ सर, एक क्वेश्चन करवाओ तो देखते हैं। प्रॉपर्टीज को यूज करो, प्रॉपर्टीज को यूज करके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन 1 3 4, मैं यहां पर लिख दूं 1 3 4 5 15 16 6 18 और 8। हमें सॉल्व करना है प्रॉपर्टीज को यूज करके। तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा, एक बार में सॉल्व हो जाएगा। लेट C2 इक्वल्स टू, C2 को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। एरो मार्क देते हैं, इक्वल्स टू नहीं देते हैं, एरो मार्क देते हैं, ठीक है। C2 को एरो मार्क दिए, C2 को किस में कन्वर्ट करेंगे, C2 माइनस 3C1। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? यस सर, अभी तो प्रॉपर्टी में पढ़े थे हम किसी और रो या कॉलम के मल्टीपल के साथ हम इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे? यस सर, चलिए बताइए, अब इसको सॉल्व कीजिए। देखो तुम्हारे लिए करता हूं, 1 5 और 6 ये तो एज इट इज रहेगा। लास्ट वाला 4 16
और 8, ये भी एज इट इज रहेगा। बीच वाले कॉलम को मैं कन्वर्ट करूंगा 3 माइनस 3 इंटू C1, 3 इंटू 1, 15 माइनस 3 इंटू 5 और 18 माइनस 3 इंटू 6। खत्म हो गया सॉल्व। दिख रहा है आंसर तुम्हें? मुझे तो दिखाई देने लगा आंसर। क्या दिखाई दे रहा है सर? 156, ये तो ठीक है। ये क्या होगा? 0, ये क्या हो जाएगा? 0, और ये क्या हो जाएगा? 0, 4, 16, 8। अब तुम्हें पता है किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या कॉलम अगर 0 होता है तो फाइनल वैल्यू क्या होता है? 0, तो आंसर विल बी 0। खत्म। तुम्हें इतना एक्सपेंशन करना ही नहीं पड़ेगा, ना एक्सपेंशन करना पड़ेगा, ना सरस एक्सपेंशन मॉडल लगाना पड़ेगा, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो 3, 6, 9, 6, 9, 12, 12, 21, 30। देखो मल्टीपल होगा, कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा कहीं ना कहीं, या तुम माइनस प्लस 2-3 बार भी कर सकते हो। इस तरीके से भी सॉल्व, एक बार एक प्रॉपर्टी, तुम कोई भी प्रॉपर्टी कितनी बार भी इस्तेमाल कर सकते हो। बात समझे? एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई भी प्रॉपर्टी कितनी बार भी इस्तेमाल कर सकते हो। देयर इज नो लिमिट, नो रेस्ट्रिक्शंस। एक प्रॉपर्टी को तुम एक ही क्वेश्चन में 25 बार अप्लाई करना चाहो तुम करो, 50 बार करना चाहो तुम करो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो यू कैन अप्लाई एनी प्रॉपर्टी एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन अ सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ। तो यहां पर मैं अगर दूसरा क्वेश्चन लूं, कितना इजी है, कितना इजी प्रॉपर्टी आने के बाद कितना इजी हो जाता है। 3, 6, 9, 6, 9, 12, 12, 21, 30, ये है। ठीक है, अब सोचो मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं। ठीक है, मैं पहले एक प्रॉपर्टी लगाता हूं। क्या लगाऊं सर? रो वाइज करें या कॉलम वाइज करें? सर आप एक काम करिए, आप एक काम कीजिए सर, C1 को या C2 को लिख दीजिए C2 माइनस C1। अच्छा देखो, अब मेरे सॉल्व करने का तरीका अलग होगा, तुम्हारे सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। तुम कोई और प्रॉपर्टी लगाओगे, मैं कोई और प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ऐसा भी हो सकता है। तुम कुछ कॉमन ले सकते हो, बाहर किसी कॉलम से कुछ कॉमन लेना है तो वो ले सकते हो, तुम्हें कॉमन नहीं लेना है तो तुम वो भी कर सकते हो। तो यू कैन डू एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 1000 तरीके हैं। तो हो सकता है सॉल्यूशन मैच ना करे, फाइनल आंसर मस्ट मैच, सबका फाइनल आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हम कोई भी तरीके से सॉल्व करते हैं, हमारा जैसा मर्जी हम वैसा सॉल्व कर सकते हैं। एक काम करें, मैं जो बोल रहा था वही करते हैं। लेट C2 इक्वल्स इंप्लाइज एरो मार्क दोगे, ठीक है, C2 माइनस C1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3, 6, 9। अब इससे माइनस कर दो, 6 माइनस 3 3, 9 माइनस 6 3, और 12 माइनस 9 3, और ये आ जाएगा 12, 21 और 30। अच्छा एक काम और करते हैं, फिर से एक प्रॉपर्टी लगाएं, फिर से एक प्रॉपर्टी लगाते हैं। क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे सर? अगेन लेट C3 इंप्लाइज, C3 को कर देते हैं कितनी बार माइनस करेंगे बोलो? 4 बार कर दें? नहीं, C1 के साथ 3 बार कर देते हैं। C1 C3 माइनस 3C1 लगा देते हैं। C3 को लिखेंगे C3 माइनस 3C1, तो ये आ जाएगा 3, 6, 9, 3, 3, 3, ये तो सेम रहेगा। अब C3 को कन्वर्ट करो, C3 को किस में कन्वर्ट करना है? दिस माइनस 3 इंटू दिस, तो 12 माइनस 3 इंटू 3 9, 21 माइनस 3 इंटू 6 18, और 30 माइनस 3 इंटू 9 कितना आ जाएगा? 27। 3, 6, 9, 3, 3, 3, ये भी सब क्या आ जाएगा? 3, 3, 3। अच्छा एक प्रॉपर्टी पढ़े थे हम लोग, अगर कोई दो रो या कॉलम आइडेंटिकल है, सेम है, ऑल एलिमेंट जिसका सेम है,
तो फाइनल आंसर क्या होता है? 0। ठीक है, तो फाइनल आंसर आ गया 0। कितना इजी है ना सर? बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करें? हाँ सर, एक और करवाओ क्वेश्चन। हम तो क्वेश्चन ही करने आए हैं, हमें तो सारा क्वेश्चन करना है। जितने इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन है, जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, हमें सब प्रैक्टिस करवा दो। मैं सब कुछ करवा दूंगा, जितना तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट होगा उतना करवा दूंगा। ठीक है, चिंता मत करो, मेरे साथ साथ रहो, मेरे साथ साथ पढ़ाई करो, मैं तुम्हें सब करवा कर दूंगा। ठीक है, आ जाओ। प्रॉपर्टीज के लिए और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का, क्योंकि प्रॉपर्टीज से मुझे एक्सपेक्टेशन है कि बोर्ड एग्जाम्स में, तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम्स होगा वहां पर क्वेश्चन आएगा। प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट वाले पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रॉपर्टीज के तो मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। मैं इस चैप्टर के एंड में एक अलग से प्रॉपर्टीज के ऊपर जो क्वेश्चंस होगा उसका भी एक क्लास लेने वाला हूं। ठीक है, जो एग्जाम्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उसका वीडियो क्लास अपलोड करूंगा, वो भी मैं तुम्हारे यूट्यूब पर रहेगा, उसको तुम आराम से पढ़ के बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो, ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला है? तुम्हें दो 2/2 डिटर्मिनेंट दिया है, 1+w और w का स्क्वायर, 1+w का स्क्वायर और w। एक गिवन है कि ये अगर आता है तो 0 होता है। 1+w का स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 0 है, ये तुम्हें दिया है। तुम्हें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। सिंपल है, लेट C1 इंप्लाइज C1+C2। हो गया, खत्म है क्वेश्चन। 1+w का स्क्वायर, 1+w का स्क्वायर प्लस w, और ये तो w का स्क्वायर है, ये w है। सॉल्व कर लो। तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी 0 एज पर क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? दिस विल अगेन 0 एज पर क्वेश्चन। w का स्क्वायर w, खत्म बात। आंसर क्या आ गया? 0। एक रो या कॉलम 0 होने से 0 हो जाता है, 0 हो गया, सिंपल है। क्यों 0 हुआ सर? ये क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ना, ये अगर ये होता है तो 0 होता है, तो इसीलिए 0 0, खत्म बात। इतना इजी है, 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना? तो प्रॉपर्टीज को यूज करोगे तो यही बेनिफिट होगा कि तुरंत एक बार में तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तुम्हें दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा, उससे पहले क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा। ठीक है, सिंपली प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर दो। सर आज के लिए एक क्वेश्चन और करा दो बस, और हम नहीं कर पाएंगे सर, और बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। आज एक क्वेश्चन और कर पाएंगे, उससे ज्यादा जो भी क्वेश्चन है आप हमें बाद में करवा देना, हमें चलेगा आज, लेकिन एक क्वेश्चन तो एक ही क्वेश्चन करेंगे। और चलो क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन दिया है 12, 30, 24, 6, 24, 18, 36, 48 एंड 60। थोड़ा दिमाग लगाओ, हम क्या कर सकते हैं? सर हम एक काम कर सकते हैं, हम किसको किसके साथ माइनस करें तो वैल्यू हम या तो आइडेंटिकल लाएंगे या तो हम 0 कर पाएंगे। ऐसा कुछ करके दिखाओ। तो मैं काम करता हूं सर, अगर मैं अगर मैं अगर मैं R1 को ट्रांसफॉर्म कर दूं R1 माइनस R2, R1 को ट्रांसफॉर्म कर दूं R1 माइनस R2, चलो करो। दिस इज R1, दिस इज R2, तो लेट अस ट्रांसफॉर्म दिस। 12 माइनस 6 6, 30 माइनस 24 6, 24 माइनस 18 6, 6, 24, 18, 36, 48, 60। क्लियर है? इजी है? इजी है या नहीं है? यस सर, बहुत इजी है। अब क्या करें सर? अब क्या करें? देखो एक रो तो 666 आ गया। किसी और को तुम ऐसा कन्वर्जन कर सकते हो, कहीं और ऐसा कुछ कर सकते हो क्या? ध्यान दो, हो सकता है? यस सर हो सकता है। कैसे होगा बताओ, क्या करेंगे तो होगा? एक पहला R1 तो 666 आ गया, अब नेक्स्ट स्टेप तुम बताओ, क्या कुछ और कर सकते हैं? हाँ सर, हम कुछ वैल्यूज को और छोटा कर सकते हैं। कैसे करेंगे छोटा? हम सर एक काम करते हैं, लेट, अच्छा
देखो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जब भी तुम इस तरीके के प्रॉपर्टीज लगाते हो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम डिटर्मिनेंट को छोटा कर दे, जितना छोटा होगा कर सकते हैं। अगर वो छोटा करते करते कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए कि ऑल एलिमेंट जीरो हो गया, कॉलम आइडेंटिकल हो गया, तब तो आंसर जीरो हो गया। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन ना आए तो लास्ट में जाकर तुम्हें एक्सपैंड करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, जितना छोटा हो पाएगा उतना छोटा करेंगे, जितना छोटा हो पाए, जितना प्रॉपर्टीज तुम्हें लगाना है लगा लो, जितना छोटा कर सकते हो कर दो इसको, उसके बाद एक्सपैंड कर देना। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, लेट C1 को, नहीं C1 को नहीं, C2 को लिखता हूं C2 माइनस C1, C2 को लिखता हूं C2 माइनस C1। ठीक है, चलो करते हैं। C2 को C1 से माइनस करो तो ये 6 6 36 आएगा, ये 6 माइनस 6 0, 24 माइनस 6 18, और ये 48 माइनस 36 12। ठीक है, ये आ जाएगा 6 18 और 60। ठीक है, एक एलिमेंट जीरो कर लिया। क्या मैं और कोई एलिमेंट जीरो कर सकता हूं? हाँ सर, एक काम और कर लो, C3 इक्वल्स टू C3 माइनस C1 कर दो, फिर एक एलिमेंट जीरो हो जाएगा। है ऐसा? चलो 6 0 6 18 36 12, ये तो ठीक है। C3 को करेंगे C3 माइनस C1, तो 6 माइनस 6 0, 18 माइनस 6 12, और 60 माइनस 36, ये आ जाएगा 24। क्या और कुछ कर सकता हूं मैं? क्या और कुछ कर सकता हूं? हाँ सर, और भी कर सकते हैं, आप चाहें तो और भी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे बताओ? R2 R1 को कुछ करें, R1 R2 को कुछ करें? हाँ सर कर लो, या C1 C2 R3 और R2 को कुछ करते हैं। यहां पर बड़े बड़े फिगर्स हैं, मैं चाहता हूं इसको मैं थोड़ा छोटा करूं। कैसे छोटा करूं? एक काम करता हूं, मैं R3 को लिख लेता हूं, नहीं माइनस में आ जाएगा फिगर, माइनस में आ जाएगा। R2 को भी करने से मैं माइनस फिगर नॉर्मली अवॉइड करता हूं। रीजन, माइनस में आएगा उसको सॉल्व करोगे फिर माइनस माइनस सिंबल का कंफ्यूजन होगा, तो मैं कोशिश करता हूं कि माइनस फिगर को अवॉइड करूं। तो अगर मैं इसको R3 को R3 माइनस R2 करूं तो क्या होगा? देखो ये माइनस होगा, तब तो माइनस नहीं आएगा, यहां भी माइनस नहीं आएगा, लेकिन यहां पर माइनस फिगर आ जाएगा। तो मैं अपने बेनिफिट के लिए अवॉइड करता हूं, तुम चाहो तो कर सकते हो, एब्सोल्युटली फाइन, सब कुछ ठीक है, आंसर वही आएगा फाइनल आंसर। तुम चाहो तो करो, ना चाहो तो ना करो, मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूं। तो मैं एक काम करता हूं ना, एक्सपैंड कर देता हूं अब। ठीक है, लेट एक्सपैंड थ्रू R1, R1 के थ्रू एक्सपैंड कर दो, R1 के थ्रू, तो क्या होगा? 6 इंटू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, 18 इंटू, अच्छा 4 ठो बचा, मैं पहले स्टेप स्किप कर दिया था तुम्हारे लिए। 18 12 24 24 12 24। ठीक है, अच्छा उसके बाद तो करके कोई फायदा नहीं है, जीरो इंटू डिटर्मिनेंट होगा, फिर प्लस जीरो इंटू डिटर्मिनेंट होगा, क्योंकि यहाँ जीरो है, तो जीरो के साथ तुम कुछ भी मल्टीप्लाई करो ये सब क्या आने वाला है? जीरो। तो हमें सिर्फ ये एक ठो को सॉल्व करना है। 18 12 12 24 यही था ना? 18, नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ गलत लिख दिया, C1 C3 18 12, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, यही है, सही है। तो ये 6 इंटू इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 18 इंटू 24 माइनस 12 इंटू 12, है ना? हम इसको क्या करेंगे? एक्सपैंड करेंगे। तो अब हम ऐसा कर सकते हैं, तो 12 इंटू 12, या मैं एक काम और कर सकता था, ज्यादा बेटर होता अगर मैं ये स्टेप की जगह यहां पर एक और स्टेप डाल देता, और इजी हो जाता तुम्हारे लिए। मैं क्या करता, हर एलिमेंट में से 6 कॉमन ले जाता, 6 बाहर लेके, तो क्या बचता? 1 0 0 1 3 2 6 2 4, ये बचता, इतना छोटा हो जाता। अब सॉल्व करो, अब तो और इजी हो गया सर, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो अब तो और इजी हो गया। 6 तो बाहर रहेगा, इसको सॉल्व करना है, 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 2 2 4, बस, क्योंकि बाकी तो जीरो आने वाला है, कोई फायदा नहीं है, तो और इजी हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन और कितना छोटा हो गया देखो, 6 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 बाहर है,
और ये आ जाएगा 3 इंटू 4 12 माइनस 4 8 6 इंटू 8 इक्वल्स टू 48। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इतना इजी है, ठीक है। कितना शॉर्टकट में हम एक बड़े क्वेश्चन को कितना आसानी से कितने छोटे तरीके से सॉल्व कर पाए। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए लेकर आया। मैं को इलस्ट्रेशन नंबर 2 तक करवाया हूँ, बाकी के इलस्ट्रेशंस के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 से लेकर बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं तुम्हें दिखाया था स्टार्टिंग में, वो सारे क्वेश्चंस मैं तुम्हें करवाने वाला हूँ। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मैं मोबाइल ऐप पर अपलोड करने वाला हूँ। तो पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे साथ तुम्हारा होगा सीएचएससी के क्लास 11th एंड 12th दोनों का। साथ में बीकॉम का तो हम सारा करवाते ही हैं, सेमेस्टर 1 से लेकर पूरा लास्ट तक ऑल सब्जेक्ट हम प्रिपरेशन करवाते हैं, ये तुम्हें ऑलरेडी पता है। अभी बात कर रहे हैं हम सीएचएससी का, तो इस साल से सीएचएससी को हम ऑनलाइन मोड में शुरू किए हैं और सब कुछ कंप्लीट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय।